आज की इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा के सभी प्रमुख सिद्धांत की बात करेंगे। मोटिवेशन टॉपिक हमारा चल रहा था। इससे पहले हम मोटिवेशन पर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मोटिवेशन क्या है, उसका चक्र क्या है, सोपान क्या है। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार उसको देखिए। उसके बाद उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम अभिप्रेरणा के मोटिवेशन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत की बात करेंगे। इसमें हमने जितने भी सिद्धांत कवर किए हैं वो आपकी जो टीचिंग एग्जाम है, जैसे कि टीईटी हो गया, आपका स्टेट का कोई टीचिंग एग्जाम है, सुपर टेट हो गया, आपका यूपी का हो गया, डीएसएसबी का हो गया आपका एग्जाम, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम है, या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं, आप बीटीसी या फिर बीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सभी में आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांत वो पढ़ने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में अभिप्रेरणा के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखेंगे इस वीडियो में हम 13 सिद्धांतों को कवर करेंगे, जो है पहला विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, आत्मनिर्देशन सिद्धांत, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, चालक या अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, या फिर पुश एंड पुल फैक्टर। ये हम 13 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें, ये हम मोटिवेशन को ध्यान में रखकर ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। हालांकि इसमें से कुछ टॉपिक हैं, जैसे ये क्षेत्रीय सिद्धांत, इसको हमने एक बार पहले भी कवर कर लिया है, लर्निंग में, अधिगम में कवर कर लिया है। तो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं या फिर जिनको हम सेपरेट कवर करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो हमें पढ़ने तो होते हैं बाकी चीज़ों के साथ में। जैसे कि हमें वो टॉपिक हो सकता है कि हमें पर्सनालिटी के साथ में पढ़ना पड़े, हो सकता है अधिगम के साथ में पढ़ना पड़े, लेकिन यहाँ पर हम उन टॉपिक को अभिप्रेरणा के साथ भी पढ़ रहे हैं। तो अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर ही हम पढ़ेंगे। जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम पर्सनालिटी में पढ़ते हैं और अभिप्रेरणा में भी पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत, इसको हम अभिप्रेरणा में भी पढ़ते हैं और इस सिद्धांत को हम अधिगम में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर केवल हम अभिप्रेरणा की दृष्टि से ही चीजों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं रिचर्ड सोलोमन। हमें याद क्या रखना है इसमें? हमें याद रखना है कि उसका नाम क्या है, सिद्धांत का नाम क्या है, इसके प्रतिपादक क्या है और इसमें क्या होता है। बस हमें इतना याद रखना है। अगर जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो सामान्यतः ऐसे बनते हैं कि विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है या फिर रिचर्ड सोलोमन का सिद्धांत कौन सा है। तो हमें प्रवर्तक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम याद रखना है, थ्योरी का नाम याद रखना है और जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है उसको हमें याद रखना है। तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत को रिचर्ड सोलोमन ने दिया था। अभिप्रेरणा प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इनका मानना कि अभिप्रेरणा जो है वो प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इसको थोड़ा और समझेंगे। दो विरोधी भावनाएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। जैसे सुख प्राप्ति की भावना के लिए दुख से बचने की भावना से बचना। यहाँ पर क्या हो रहा है देखेंगे। जैसे कि दो चीजें हैं, आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, आपको एक मोबाइल खरीदना है। सिंपल से एग्जांपल हम देंगे जो कि जनरल लैब में हम इसको एक तरह से महसूस कर सकें। आपको एक मोबाइल खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि मोबाइल से आप स्टडी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप ऑनलाइन स्टडी, जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो आपकी सही से नहीं हो पाएगी। जो एंटरटेनमेंट आप मोबाइल से कर सकते हैं वो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कॉल आप नहीं कर सकते हैं, आप चैटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे
यहाँ पर दो चीजें हम कर रहे हैं। जब एक आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसका पर्पज क्या है मोबाइल खरीदने का? एक जो पर्पज है कि हम इस मोबाइल से हम बात भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम एंटरटेनमेंट भी करेंगे, मतलब कि मूवी भी देखेंगे, गाना भी सुनेंगे। तो एक तरफ आप जो पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव मतलब कि हम यहाँ पे एक खुशी होने की जो भावना है उसके अंदर हम मोबाइल खरीद रहे हैं। इधर हम जाएंगे तो जो हमारी हैप्पीनेस है, ठीक है, जो हमारी खुशी है, हम उसकी भावना के लिए काम कर रहे हैं। साथ में एक काम और भी कर रहे हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जैसे हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं, चैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जो दुख की भावना है, जो दुख की भावना है, हम उससे दूर जा रहे हैं। एक भावना पर काम कर रहे हैं और एक भावना से दूर जा रहे हैं। मतलब कि सुख प्राप्ति की भावना के लिए दुख से बचने की भावना से बचना। जो दुख की भावना है आप इससे बच रहे हैं और आप सुख की भावना की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि एक साथ दो विरोधी भावनाएं यहाँ पर आ रही हैं। अब आप अभिप्रेरित किसके लिए हो रहे हैं? अभिप्रेरित हो रहे हैं जो आपको खुश कर रहा है। तो इसीलिए इसको विरोध, यहाँ पर जो विरोधी भावना है वो यहाँ पर कंसीडर की गई। नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत इसको हार्लो ने दिया था। जो उसके प्रतिपादक हैं उनका नाम है हार्लो। इन्होंने बंदरों पर प्रयोग किया। बंदरों पर प्रयोग किया और इनका प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला? इनका निष्कर्ष निकला, व्यक्ति भले ही लालच या पुरस्कार के लिए कार्य करे, परंतु बाद में वह कार्य करने के लिए स्वतः ही आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाता है। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो पहले तो हो सकता है कि हम लालच से करें, दंड से बचने के लिए करें या पुरस्कार के लिए करें। लेकिन अगर हम वो काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाते हैं। मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लालच या पुरस्कार को ध्यान में रखे बिना ही हम वो कार्य करने लगते हैं। वो चीज हमारे आंतरिक रूप में सेटल हो गई है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? जैसे इन्होंने बंदरों का जो प्रयोग किया, इसी तरह से एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो लोग डॉग पालते हैं। अगर किसी ने डॉग पाला है तो वो उससे रिलेट कर पाएगा। जैसे हम डॉग से कहते हैं हैंडशेक, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, वो आपसे हाथ मिलाता है। ये चीज कैसे सीखता है? जैसे आपने एक बार उससे कहा तो आपने कोई चीज उसको खाने को दे दी। दूसरी बार कहा, जैसे उसने हाथ मिला लिया, खाने को दे दिया। फिर से कहा, खाने को दे दिया उसको। तो वो चीज सीख रहा है, वो सीख रहा है, उसको आपकी भाषा नहीं आती है, लेकिन जो आप उसको बदले में दे रहे हो, जो आप उस कार्य करने के बदले में दे रहे हो, वो चीज वो सीख रहा है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज उसके अंदर चली जाती है, मतलब जो आंतरिक रूप है उसमें सेटल हो जाती है। आप उसका कोई ट्रीट उसे ना दें, कुछ खाने को ना दें, वो तब भी आपसे हाथ मिलाएगा अगर आप उससे हैंडशेक करने को कहेंगे। इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ये चीज फॉलो काफी ज्यादा कराई जाती है। इसको हम अपनी तरह से समझें तो जैसे कहते हैं ना कि आप अगर कुछ दिन एक काम कर लोगे तो उसके बाद आपको वो कार्य करने की आदत बन जाएगी, आपको आदत लग जाएगी। जैसे आप 20 से 21 दिन पढ़ाई कर लोगे लगातार, तो आपको पढ़ने का मन करेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो आप लगातार करते हो कई दिन तक, उसकी आपको आदत बन जाती है, आप आंतरिक रूप से प्रेरित होने लगते हैं। तो इसमें याद रखना है हमें, आंतरिक प्रेरणा किसने दिया था? हार्लो ने। नेक्स्ट है थर्ड, द्विकारक सिद्धांत। इसको दिया था हर्जबर्ग ने, ठीक है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इन्होंने अमेरिका में इंजीनियर्स पर प्रयोग किया था। कंपनी में इन्होंने इंजीनियर्स पर प्रयोग किया था। अब इन्होंने प्रयोग में क्या देखा? जब इन्होंने प्रयोग किया कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो कैसे प्रेरित हों ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो सही से हो, तो यहां पर इन्होंने दो चीज यहां पर लेके आए। इनको स्वच्छता कारक या हाइजीन फैक्टर इनको कहा जाता है। दो कारक इन्होंने निकाले कि दो तरह से लोग मोटिवेट होते हैं। वो क्या है?
पहले संवर्धक या स्वच्छता कारक, जिसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर उन्होंने बताया जो वातावरण है, वातावरण मतलब कार्य करने का जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होने से मतलब है कि फिजिकली स्वच्छ होना तो चाहिए, स्वच्छता उसमें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सैलरी है, जो वेतन है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया। जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं मतलब कि छुट्टी लेने की सुविधा, खाने की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, ये सारी चीजें इन्होंने मिला के इनको इन्होंने रखा संवर्धक में। मतलब कि हर्जबर्ग ने बताया कि दो कारक होते हैं जो कि प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। पहला इन्होंने स्वच्छता कारक रखा, जिसमें वातावरण आता है, वेतन आता है, सुविधाएं आती हैं, दोस्त आते हैं, जो कोवर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो आते हैं, कंपनी के साथ रिलेशन, ये चीजें आती हैं। दूसरा रखा इन्होंने प्रेरकीय कारक। अब जब सैलरी यहाँ पे आ गई, वेतन इसमें आ गया, तो फिर प्रेरकीय कारक में क्या बचा? प्रेरकीय कारक में बचा जैसे कि प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब है कि कार्य करने पर आपका जो बॉस है, बॉस अपने एम्प्लॉय की प्रशंसा कर रहा है, उसको कोई काम करने के लिए बढ़ावा दे रहा है, मनोबल बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है। या फिर प्रमोशन, जब प्रमोशन होता है ना, कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, हायर पोस्ट पर प्रमोट होना, वो चीज, ये चीजें आती हैं प्रेरकीय कारक। तो आई होप इसकी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी कवर किए हैं विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। इसको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यहां पर इसके जो प्रवर्तक हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के, या फिर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वो है विलियम मैकडूगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि विलियम मैकडूगल कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, एक ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, लेकिन इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, ये तो ब्रिटेन से आते हैं, ब्रिटेन के निवासी थे। तो इन्हें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है जिन्होंने रिसर्च वर्क किया वो किया अमेरिका में रहकर। जब अमेरिका में रहकर किया तो इसीलिए इनको अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया कि जो विलियम मैकडूगल हैं वो कहाँ के निवास, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आया, तो हमें याद रखना है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, लेकिन निवासी है इंग्लैंड या ब्रिटेन के। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक या जन्मजात होती है। आंतरिक का मतलब जन्मजात, की जन्म के साथ ही मिलती है बच्चे को, वो चीजें वो लेकर ही पैदा हुआ है। आंतरिक का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर आंतरिक या जन्मजात प्रेरणा से इनका मतलब है। इन्होंने बताया कि 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं और 14 ही संवेग होते हैं। 14 मूल प्रवृत्ति बताई इन्होंने, 14 ही संवेग बताए। अब इनकी जो मेन लाइन है, जो मेन बात है, वो है मूल प्रवृत्तियों से ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम होता है। मतलब कि जो व्यवहार करता है व्यक्ति, जो कार्य करता है व्यक्ति, वो मूल प्रवृत्तियां मोटिवेट करती हैं उसको काम करने के लिए। अब वो मूल प्रवृत्तियां कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। वो ये है जैसे पलायन, भागना, इसको एस्केप कहा जाता है। ये प्रवृत्ति है। इसका संवेग क्या है? संवेग होता है फियर, डर, भय, युत्सा, युद्ध प्रियता, कॉम्बैट। इसका संवेग होता है क्रोध, निवृत्ति, अप्रियता, रिपल्सन, इसको डिस्गस्ट, शिशु रक्षा, जो पेरेंटल में जो पेरेंट्स में होता है वो वात्सल्य, उसका जो संवेग होता है वो टेंडर इमोशन कहा जाता है। संवेदना, शरणागति, अपील, ये होता है डिस्ट्रेस, कष्ट। काम, सेक्स, ये कामुकता, लस्ट। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताया और इसका संवेग बताया आश्चर्य। आत्महीनता, सेल्फ अवेस्टमेंट, इसमें अधीनता की भावना। आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की भावना। सामूहिकता, एकाकीपन। भोजनावेशण, भूख। संचय, संग्रह, एक्विजिशन, अधिकार की भावना। रचना, रचना का आनंद। हास, लाफ्टर, आमोद।
तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 14 मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई, उनसे संबंधित यहाँ पर उन्होंने संवेग बताए, इमोशंस बताए, ये इंस्टिक्ट और ये इमोशंस। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि क्या यहाँ पर ट्रिक है। तो हमने 4 कवर कर लिए। इसके बाद जो 5वां नंबर है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत का सिद्धांत। इसको कहा जाता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रतिपादक हैं वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ये कहाँ के निवासी थे? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन किया। अब एक चीज हमें याद रखनी है, जब हम पर्सनालिटी में जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम और डिटेल में पढ़ते हैं। वहां पर फैक्टर हैं कि बच्चा छोटा होता है तब कैसे कैसे उसमें चीजें विकसित होती हैं, बड़ा होता है तब कैसे विकसित होती हैं, बालकपन, उसमें एज के हिसाब से यहाँ उन्होंने डिवाइड कर दिया है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, उसकी बात हम करेंगे जब हम पर्सनालिटी की बात करेंगे। यहाँ पर हम केवल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो हम उसी के अंदर ही चीजें पढ़ेंगे। तो जब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने बताया सिगमंड फ्रायड ने कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं और अचेतन मन होता है, ये दोनों मिलकर व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, इन्होंने भी मूल प्रवृत्ति की बात की और विलियम मैकडूगल ने भी मूल प्रवृत्ति की बात की। तो याद रखना, ये जो मूल प्रवृत्ति की बात की जा रही है वो दो लोगों ने यहां पर की है, विलियम मैकडूगल ने भी की है और सिगमंड फ्रायड ने भी की है। तो अगर क्वेश्चन आता है सिगमंड नहीं है तो आपको किस पे सिलेक्ट करना है? आपको लगाना है मैकडूगल पे। मैकडूगल ऑप्शन नहीं है तो आपको फ्रायड पे लगाना है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखने की, ये जो बात है मूल प्रवृत्ति की बात दो लोगों ने की है और इन्होंने यहाँ पर अचेतन मन की भी बात की। अचेतन मन की जब बात की है तो आइसबर्ग का जो कॉन्सेप्ट होता है, आइसबर्ग का जो कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें बताते हैं कि जो उसका पार्ट होता है ऊपर तो बहुत कम दिखता है आइसबर्ग में, और उसकी जो डेप्थ होती है वो गहराई में ज्यादा होता है। चेतन मन, अवचेतन मन की इन्होंने बात की, अचेतन मन की बात की, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम वो पर्सनालिटी की जब हम बात करेंगे तब वहां पर बात करेंगे। अचेतन मन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अचेतन मन का क्या मतलब? अचेतन मन का मतलब यहाँ पर है कि वो चीजें जो हमें पता है, हमने याद की है, हमारे साथ हुई हैं, वो चीजें हमारे अचेतन मन में चल रही हैं। हम उनके साथ डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हमारे मन में वो चीजें चलती रहती हैं हमेशा, लेकिन हमें उन पे एक तरह से कह सकते हैं हम उनको नहीं पहचान पाते कि हमारे जो अचेतन मन में अभी क्या चल रहा है, लेकिन हमेशा चलता रहता है। वही इन्होंने बताया कि जो अचेतन मन में चलता है और मूल प्रवृत्तियां वो आपके व्यवहार को प्रेरित करती हैं। हो सकता है कि आप कुछ और सोचते हो लेकिन अचेतन मन में हो सकता है कुछ और चलता हो, तो वो चीज यहाँ पर व्यवहार को प्रेरित करती है। इन्होंने बताया कि दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक जीवन मूल इच्छा शक्ति या फिर मृत्यु मूल इच्छा शक्ति, जिसको कहा जाता है जीवन प्रवृत्ति। ठीक है, और इसको कहा जाता है मृत्यु प्रवृत्ति। जीवन और मृत्यु का मतलब यहाँ पर डेथ से या फिर बर्थ से नहीं है। यहाँ पर जो उनके कार्य हो रहे हैं एक तरह से उनकी बात की जा रही है, जो उनका नेचर है उसकी बात की जा रही है। जैसे जीवन मूल इच्छा शक्ति या फिर जीवन प्रवृत्ति, इसको इरोज नाम दिया है। इरोज, इरोज का मतलब सकारात्मक सोच या रचनात्मक कार्य से, मतलब कि जिस व्यक्ति के अंदर जीवन मूल शक्ति या फिर इरोज ज्यादा है उसके अंदर सकारात्मक सोच होती है, वो रचनात्मक कार्य करता है। वहीं जिसके अंदर मृत्यु मूल इच्छा शक्ति या फिर मृत्यु प्रवृत्ति ज्यादा है, जिसको हेनेटोस
थैनेटोस या फिर थैनोस, ये लिखा हुआ मिल सकता है। इसको थैनेटोस थैनोस भी कहा जाता है। अगर ये प्रवृत्ति ज्यादा है तो उनमें नकारात्मक सोच या फिर विध्वंसात्मक कार्य की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो ये है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, लेकिन ये केवल हम अभी मोटिवेशन में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर पर है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है वो दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर दिया है, बॉल्स एंड कॉफमैन। हो सकता है आपको लिखा हुआ इस तरह से मिल जाए, बॉल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, वॉल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, कॉफमैन। तो थोड़ा सा हमें वर्ड पे ध्यान देना कि हो सकता है कि एग्जाम में कौन से एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिल जाए, बट हमें एक तरह से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोत्साहन का सिद्धांत उन्होंने दो बताए कि जो मोटिवेशन में काम करते हैं वो दो सिद्धांत और दो फैक्टर इन्होंने बताए। पहला धनात्मक प्रोत्साहन और दूसरा नकारात्मक प्रोत्साहन। अब धनात्मक प्रोत्साहन क्या होता है? धनात्मक प्रोत्साहन का मतलब है कि कुछ कोई एक काम करके, कोई एक चीज देकर अगर उसके व्यवहार में वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब यहाँ पर है कि अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा करने की जो टेंडेंसी वो ज्यादा हो रही है, तो उसको धनात्मक प्रोत्साहन कहा जाएगा। वहीं कोई काम कर कराकर, कोई चीज देकर अगर उसका जो व्यवहार है उसको कम किया जा रहा है तो उसको नकारात्मक प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे धनात्मक में आ जाता है प्रशंसा पुरस्कार, नकारात्मक में आ जाता है फटकार और दंड। कैसे समझेंगे? जैसे एक बच्चा है, अब अगर वो बच्चा स्टडी कर रहा है, स्टडी सही से कर रहा है, आपने उससे कहा कि बेटा अगर आप सही से स्टडी करोगे तो आपको हम एक पेंसिल देंगे, आपको ट्रिप पर घुमाने ले जाएंगे, आपको नई चीज देंगे। तो हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन आए पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। अगर वो प्रोत्साहित हुआ और उसने स्टडी की तो वो आपकी धनात्मक प्रोत्साहन कहलाएगी। या तो आपने उसको पुरस्कार दिया है, प्रशंसा की, और उसके बाद जो उसका व्यवहार है वो इंक्रीज हुआ स्टडी के लिए और उसने मेहनत की, तो वो धनात्मक प्रोत्साहन होगा। वहीं अगर बच्चा कोई शैतानी कर रहा है, ठीक है, शैतानी कर रहा है, किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, और आपने उससे कहा कि बेटा अगर आप झगड़ा करोगे तो आपको हम खेलने के लिए नहीं देंगे, आपको हम नया खिलौना नहीं देंगे, हो सकता है आप उसको डांट दो। तो अगर डांटने के बाद जो झगड़ा करने का बिहेवियर है उसने कम किया, ठीक है, कम किया, माइनस किया, नेगेटिव हुआ, तो यहां पर ये चीज नकारात्मक प्रोत्साहन में चली जाएगी। अब झगड़ा से आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि झगड़ा है तो यहाँ पे बिहेवियर में थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप यहाँ झगड़ा हटा के आप स्टडी ही रख दो। तो क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि अलग अलग एग्जाम्पल से, तो ठीक है हम स्टडी ही यहाँ पे रखते हैं। जैसे कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, अब आप उससे कहते हो कि अगर आपने और पढ़ाई की तो हम आपको चॉकलेट नहीं देंगे, आपकी डांट लगेगी, तो वहां पर वो बच्चा पढ़ना बंद कर देगा। अगर उसने पढ़ना बंद किया तो क्या हुआ? यहाँ पे नकारात्मक हुआ ना, प्रोत्साहन तो नकारात्मक हुआ। आप उसको दंड दे रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो जो काम करने की टेंडेंसी है, जो बिहेवियर है, वो निगेटिव होता जा रहा है। इसीलिए इसको नकारात्मक प्रोत्साहन कहा गया। तो याद रखना है, जो प्रोत्साहन का अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत है उसको बॉल्स एंड कॉफमैन ने दिया। दो फैक्टर बताए, धनात्मक प्रोत्साहन, नकारात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नंबर है 7 में आत्मनिर्देशन सिद्धांत। इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहा जाता है। ये एक तरह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, मतलब कि आंतरिक। यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की जाती है। और किसने इसका प्रतिपादन किया था? रिचर्ड रैन एंड एडवर्ड डेसी। नाम क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? हो सकता है इतना सा नाम लिखा हुआ मिल जाए, रिचर्ड एवं डेसी। तो आपको नाम पे थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 नंबर पर
पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में हो, आप साइकोलॉजी में बात करें, साइकोलॉजी की बात आप करें, डीएलएड की बात करें, बीएलएड की बात करें, आप बीएड की बात करें, किसी भी की बात करें जहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वहां पर इसको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं एक तरह से। अब पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है अब्राहम मैस्लो। साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंदर आती है। अब यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने इसका प्रतिपादन किया, लेकिन इसके कई सारे नाम हैं। नाम हमें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर नाम में ही हमको फंसा दे। नाम इसके और क्या है, जैसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत या आत्मसिद्धिकरण सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये सारे नाम आपको मिल सकते हैं। और इसको दिया किसने था, अब्राहम मैस्लो। देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो कैसे हुआ है, इस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले एक जो ह्यूमन होता है वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। जो उसकी बेसिक नीड होती है समाज में, वो सबसे पहले फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने की कोशिश करता है। उसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, जैसे कि हवा, पानी, खाना, घर, नींद, कपड़ा और संतान उत्पत्ति। मतलब कि सिंपल सी हम बात करें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। इनको जब वो पूरा करता है, अगर ये चीजें पूरी हैं तब वो जाता है सेफ्टी नीड्स में। उसके जो सेफ्टी नीड्स होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। अगर इंसान, इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख भूख लगेगी, तब आप, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना ही ढूंढेंगे। भूख लग रही है, आपसे कहे कि आप लो ये मोबाइल ले लो, लेकिन नहीं, आपको तो भूख लग रही है ना, तो हम इसको ऐसे समझेंगे, जब भूख लगती है तब खाना ढूंढते हैं। अगर हमारी भूख शांत हो गई, भूख हमारी शांत हो गई, रहने के लिए घर भी है, कपड़े भी हैं, अब क्या करना है, अब आती है सेफ्टी नीड। अब पर्सनल सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे पास नौकरी होनी चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो आती है सेफ्टी नीड्स में। ठीक है, उसके बाद जब ये नीड्स पूरी हो गई, मतलब कि आपने घर भी बना लिया, आपके पास फिर घर बनाने के बाद आपके पास नौकरी भी आ गई, प्रॉपर्टी भी आ गई, अब आप क्या करते हैं, अब आप ढूंढते हैं, जैसे एग्जाम्पल में तो शादी, नौकरी मिल गई, घर बना लिया, अब शादी कर लो, ये बस एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंग, ये दो नीड अगर पूरी हो गई, उसके बाद एक नीड आती है लव एंड बिलोंगिंग। वहां पर इंसान दोस्त बनाता है, इंटीमेसी रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब कि भाई, जैसे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति और रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स आती है। मतलब आपके पास खाना भी है, मकान है, नौकरी है, अब शादी कर ली, शादी जब करते हैं तो वहां पर लव एंड बिलोंगिंगनेस आ ही जाती है। रिश्तेदार बनते हैं ना, रिश्तेदार बनते हैं, उसके बाद एक आती है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। जब ये चीजें पूरी हो जाती हैं तब एस्टीम की बात आती है। यहाँ पर अब चाहिए कि मेरे पास घर भी है, मेरे पास नौकरी भी है, मेरे पास शादी भी है, फैमिली भी है, अब मुझे चाहिए इज्जत, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। वो चीज यहाँ पर आती है, रेस्पेक्ट चाहिए, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, समाज में लोग मुझे जाने कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी काम करूं कोई रोकते, मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं इंसान को, तब वो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब कि आपके लिए अगर ये सारी चीजें मिल गई हैं तो आप अपने आप का
एक ऐसा वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बेस्ट हो, मतलब कि आप अपने आप को बेस्ट ऑफ दी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप जाते हैं, वहां पर जितना आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, वहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट नीड्स में चला जाता है। सिंपल से समझेंगे, रोटी कपड़ा और मकान, मकान बन गया, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, उसके बाद आपको चाहिए इज्जत। देखो, पहले तो आपने मकान बनवाया, मकान का मतलब कि यहाँ पर रोटी कपड़ा नींद चीजें, सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड्स आपके आ गई। मकान बनवाया, मकान है, अब रहने के लिए घर है, तो आपको नौकरी चाहिए, नौकरी आपको मिल गई। जब आपको नौकरी मिल गई तो आपने शादी कर ली, शादी कर ली, अब आपको चाहिए इज्जत, रेस्पेक्ट चाहिए, आपको सेल्फ स्टीम चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अब आपने शादी, शादी के बाद आप जाते हैं एस्टीम पे, बस एग्जांपल है ये। जब आपको ये चीजें होगी, फिर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब सारी नीड्स आपकी पूरी हैं, तो फिर इंसान क्या करेगा, फिर वो क्या चीज होगी जो उसको मोटिवेट करेगी, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भावना, कि अपने आप को कितना और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये तो हो गया अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत, यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। इसको विक्टर ब्रूम में दिया था, विक्टर ब्रूम ने इसको दिया था। अब इन्होंने एक फार्मूला बेसिकली बताया कि जो मोटिवेशन होता है वो काम करता है वैलेंस, इसको हम लिख देते हैं हिंदी में, कर्षण गुणा प्रत्याशा गुणा यांत्रिकता। ठीक है, मतलब कि जो एक इन्होंने एक तरह से बताया कि एक फार्मूला बताया कि कर्षण गुणा प्रत्याशा गुणा यांत्रिकता, मतलब कि कर्षण प्रत्याशा, प्रत्याशा और यांत्रिकता, इनका जो गुणन है वो मोटिवेशन के लिए हेल्प करता है। देखते हैं क्या होता है ये। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल मोटिवेशन थ्योरीज में ये तरह से पढ़ते हैं कि किस तरह से किसी एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन होता है काम करने का, वो कैसे उसको स्टडी किया जाता है, वो देखेंगे। यहाँ पर एक सपोज एक एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक ऑफिस में काम कर रहा है। अब वहां पर वो क्या करे, इस तरह से काम करने के लिए वो मोटिवेट हो, तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन अब वो सोच रहा है कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अगर मैं इतना काम करूं कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेंसी आ रही है, प्रत्याशा आ रही है। एक्सपेक्टेंसी मतलब जो प्रत्याशित पुरस्कार है वो है कि मेरा प्रमोशन होना, प्रमोशन मिलना। वो सोच रहा है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, एक एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहा है कि उसको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, उसने मेहनत की, अच्छा काम किया, अब अंततः वांछित पुरस्कार, ये तो उसने एक्सपेक्ट किया ना, उसको मिला क्या, क्या मिल रहा है उसको, वो कहलाता है वांछित पुरस्कार। जैसे कि अगर प्रमोशन की डिजायर है, उसमें काम किया उसने और उसको प्रमोशन मिल गया, अब उसको दोनों चीजें यहाँ पर प्लस हो रही हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रत्याशा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो वांछित पुरस्कार अगर उसको मिल गया, तो आता है कर्षण, वैलेंस यहाँ पर आता है। कर्षण यहाँ पर आता है, वो एक तरह से चीज ये होती है कि उस इंसान का जो काम करने का जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो चीज यहाँ पर बता दी। अगर आपके, इसका मतलब कि काम करने की जो क्षमता है, आपको जो एफिशिएंसी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको मिल रहा है, क्या आपको मिल रहा है। अगर ये चीजें सही से काम, इन चीजों को आपने मल्टीप्लाई किया, तो वो मोटिवेशन में काउंट किया जाएगा। अगर यहाँ पर एक भी चीज नेगेटिव हुई, कोई नेगेटिव होता है, तो मोटिवेशन सही से नहीं हो पाता। तो ये हमें याद रखना है कि विक्टर व्रूम ने दिया था, इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट है चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ी सी बात की थी, बट हम इसमें भी बात करेंगे। इसे पुश थ्योरी भी कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो सीएल हल, क्लार्क हल। सीएल हल इसके प्रतिपादक हैं, याद रखना है। पुश थ्योरी भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। एक चीज हमें याद रखनी है, जब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो इस थ्योरी में क्लार्क हल की बात करते हैं, क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है, जो वर्ड यूज हुआ है प्रणोद, ड्राइव, ये वर्ड, ठीक है, प्रणोद, इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया। ये हमें याद रखना है, इस थ्योरी में ये ट्विस्ट है थोड़ा सा। सर्वप्रथम प्रणोद शब्द का प्रयोग वुडवर्थ ने किया था, लेकिन प्रणोद की स्पष्ट व्याख्या हल तथा ब्राउन ने की थी। प्रथम प्रयोग से क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन टिक करना है वुडवर्थ। अगर आता है व्याख्या किसने की सर्वप्रथम, सफल व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या किसने की, तो हल तथा ब्राउन। और लेकिन जो थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, वो दी थी सीएल हल, क्लार्क हल। अब इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं, हम देखेंगे ड्राइव रिडक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअली। हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हंगर और रनिंग की, मतलब दो एग्जाम्पल एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर, भूख की और दौड़ की। अब यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ होम्योस्टेसिस। लैक ऑफ होम्योस्टेसिस का मतलब कि अगर आपके शरीर के अंदर जो चीजें हैं, जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वाटर लेवल है, फूड है, एनर्जी है, ये चीजें अगर एक बराबर लेवल पे हैं तो आप होम्योस्टेटिस में हो। मतलब कि आपको भूख भी नहीं लग रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो एक तरह से होम्योस्टेटिस कहा जा सकता है। आपको प्यास नहीं लग रही है, लेकिन अगर उसमें कमी आई, जैसे कि अगर आपके अंदर पानी की कमी हुई तो लैक ऑफ होम्योस्टेटिस हो जाएगा, क्योंकि पानी की कमी हो रही है तो आपको पानी चाहिए, आपकी बॉडी बताएगी आपको पानी चाहिए। वैसे ही अगर आपको भूख लग रही है तो वहां पर बॉडी बताएगी कि हाँ आपको कुछ कमी है शरीर में, अब आपको भूख लग रही है। अब यहाँ पर नीड क्या है, नीड क्या बनती है, भूख में हंगर, जो आपकी भूख है वो नीड है, मतलब कि कैसे भी करके आपको उस भूख को शांत करना है। उसके बाद आता है ड्राइव। ड्राइव स्टार्विंग, जब भूख लगती है तो स्टार्विंग ड्राइव काम में यहाँ पे वर्क करती है। स्टार्विंग का मतलब है कि अब जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हंगर, जो हंगर की स्टेट है वो अब कंटिन्यू है। यहाँ पर आपने उस हंगर को पूरा करने के लिए अभी तक काम नहीं किया, अब वो स्टेट है वो लगातार चल रही है। इस स्टेट में टेंशन होती है, टेंशन होती है आपकी बॉडी के अंदर कि आपको खाना चाहिए, कैसे भी करके खाना चाहिए, आपके बॉडी में चीज चलती है, तो वो स्टेट आ जाती है स्टार्विंग में। उसके बाद अब आपको क्या करना है, खाना चाहिए, ईटिंग फूड, जो आपका मोटिवेशन है। आप खाना ढूंढेगा, भूख लग रही है तो आप खाना ढूंढेंगे, खाना आप ढूंढेंगे, जो खाना आप ढूंढ रहे हैं वो मोटिवेशन में आएगा। मतलब जो खाना है वो आपका मोटिवेशन हो जाएगा। अगर आपको भूख लग रही है तो आपका खाना मोटिवेशन ही होगा। ऐसा नहीं कि भूख लग रही है तो आपको मोबाइल दे दिया जाए, गेम खेलने को दे दिया जाए, घूमने के लिए कह दिया जाए, बाइक चलाने के लिए दे दिया जाए, वो नहीं है। भूख लग रही है तो मोटिवेशन खाना है, खाना चाहिए आपको। अगर आपको खाना मिल गया, खा लिया, जो होम्योस्टेटिस की स्टेट है वो वापस आ जाएगी। मतलब कि आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खा लिया, ठीक है, आराम से बैठ गए या लेटे, अब आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो वो स्टेट फिर से आ जाती है होम्योस्टेटिस। वहीं 4-5 घंटे हुए, फिर से आपको भूख लगी, लैक ऑफ होम्योस्टेटिस, मतलब कि जो आपकी होम्योस्टेटिस की स्टेट है उसमें कमी हो रही है, आपको फिर से भूख लग रही है। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, भूख लगती है खाना खाते हैं, फिर भूख लगती है फिर खाना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, डेविड मैक्लीलैंड, नाम याद रखना है, डेविड मैक्लीलैंड ने इसका प्रतिपादन किया था। इसको और क्या नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है मैक्लीलैंड्स नीड थ्योरी, 3 नीड फैक्टर्स थ्योरी, ये नाम याद रखना। अब इसमें क्या हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ठीक है, इसको एक बार रहने देते हैं, हम समझते हैं। इन्होंने 3 फैक्टर बताए, अभिप्रेरणा के इन्होंने 3 फैक्टर बताए। पहला बताया इन्होंने
नीड ऑफ अचीवमेंट, दूसरा बताया नीड ऑफ एफिलिएशन, तीसरा बताया इन्होंने नीड ऑफ और नीड फॉर पावर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या है, हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्लास में ऐसे लोग होते हैं कि कुछ बच्चे नीड फॉर अचीवमेंट उनमें ये फैक्टर ज्यादा होता है, मतलब कि वो हमेशा पढ़ते रहते हैं कि हाँ मुझे फर्स्ट लाना ही लाना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे फर्स्ट लाना है, मैं इस बार टॉप करूंगा, वो नीड फॉर अचीवमेंट का फैक्टर उनमें ज्यादा है, तो वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, ये फैक्टर ज्यादा होता है। और ये क्या होता है, तुरंत वाली चीज होती है, जैसे कि किसी से आपने कह दिया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, तो वो नीड फॉर अचीवमेंट फैक्टर उसके अंदर काम कर, नहीं मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं अभी करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने अगर उनसे कह दिया कि आपसे नहीं होगा, तो नहीं अभी होगा, अभी करूंगा मैं, वो चीज आती है नीड फॉर अचीवमेंट। नेक्स्ट एक फैक्टर है सेकंड, वो नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन को हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, क्लास का ही एग्जाम्पल लेंगे। कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कई सारे दोस्त होते हैं, जो नए लोगों को भी दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके दोस्त बहुत ही कम होते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ के दोस्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नीड फॉर अफिलिएशन का यहाँ पर फैक्टर काम में आता है, नीड फॉर अफिलिएशन का फैक्टर यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर जिनके दोस्त हैं वो नए नए लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, नए नए दोस्त बना लेते हैं, वो नीड फॉर अफिलिएशन फैक्टर उनके अंदर ज्यादा होता है। उन वो अकेले नहीं रह सकते, उनको चाहिए कि हाँ कोई ना कोई मेरे को चाहिए, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, साथ के लिए कोई चाहिए। वो नीड फॉर अफिलिएशन चीज होती है। मतलब कि अगर ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी ऑफिस में हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जान पहचान बनाने की कोशिश रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जानते हैं, हर जो सोशल एक्टिविटीज होती है उनमें आगे रहने का एक तरह से काम करते हैं, जहां पर इंटरेक्शंस हो लोगों के साथ में। यहाँ पर अचीवमेंट कुछ गेन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सोशल की बात हो रही है। और नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर का क्या मतलब है, नीड फॉर पावर का मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास पावर हो, स्ट्रेंथ हो, लोग उनकी बात माने, वो फैक्टर होता है नीड फॉर पावर का। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी डेविड मैकक्लेलैंड की, इसके नाम एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत। हालांकि इस सिद्धांत को हम लर्निंग टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं, यहाँ पर हम अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही बात करेंगे। क्षेत्रीय सिद्धांत को कर्ट लेविन ने दिया था, कर्ट लेविन ने सिद्धांत को दिया था। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, अभिप्रेरणा को व्यक्ति के जीवन दायरे में निहित उस आकर्षण का नाम दिया है जो उसे उसके लक्ष्य की ओर खींचता है। जैसे कि आकर्षण का मतलब क्या हुआ, आकर्षण का मतलब है कोई चीज खींच रही है। जैसे कि एक एग्जाम है सीटेट, सीटेट एग्जाम है, आपको क्लियर करना है, आपको इसे क्लियर करना है, आपको पास होना है इसमें, आप यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर आपको इसे पास करना, तो मोटिवेशन क्या है आपका, ऐसा क्या है जो आपको इस एग्जाम सेंटर तक जाने में आपको मजबूर कर रही है, ऐसी क्या चीज है, वो है कि एक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट की नीड है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या है, वो हो गया हमारा एक तरह से। हो सकता है किसी का यहाँ पर मोटिव दूसरा हो, उनका मोटिव हो कि बस मुझे एग्जाम दे के देखने में पास होता हूँ नहीं होता। हो सकता है किसी का मोटिव ये हो कि मुझे अपने दोस्त से ज्यादा नंबर लेके आने, अलग अलग हो सकता है, बट एक कॉमन मोटिवेशन की हम बात करते हैं। तो ये जो फैक्टर है, जो चीज आपको आपके बिस्तर से उठाकर आपके एग्जाम सेंटर तक आपको पहुंचा रही है, जो चीज आपके अंदर वो इमोशन मजबूर कर रहा है, वो फैक्टर क्या है, वो मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, टीचिंग टेट का सर्टिफिकेट हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, बस ये एग्जाम्पल है। तो उसी चीज को उन्होंने नाम दे दिया मोटिवेशन। वही बात यहाँ पर की जा रही है,
उस आकर्षण का नाम दिया गया है। अभिप्रेरणा का नाम दिया गया आकर्षण को जो आपको लक्ष्य की ओर खींचती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक तरह से क्षेत्रीय सिद्धांत को परिभाषित किया गया है कि ये यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं, ये एक ह्यूमन यहाँ पर है, ये उसका गोल है, वेक्टर है ड्राइविंग फोर्स, वेक्टर रिस्ट्रेनिंग फोर्स, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बाउंड्री ऑफ पर्सन, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पैन, एबिलिटीज। देखिए इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये है एबिलिटी, मतलब कि हर इंसान के अंदर अलग एबिलिटी होगी, उस एबिलिटी के हिसाब से वो एक गोल सेट करता है। हो सकता है उस एबिलिटी के हिसाब से उसने एक गोल सेट किया। गोल सेट किया, क्यों किया, क्या चीज उसको मोटिवेट कर रही है, क्या चीज उसको मोटिवेट कर रही है। मोटिवेट के साथ में चीज और आती है, क्या चीज उसको हटा रही है। जैसे कि लेजीनेस हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, आलसपन हो सकता है, या हो सकता है दूसरी जॉब लग गई। तो वो चीज आपको एक तरह से आपके गोल को अचीव होने से आपको रोक रही है, वो चीज को कहा जाता है वेक्टर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। लेकिन जो चीज आपको मजबूर कर रही है पढ़ने के लिए, जो चीज आपको काम करने के लिए मजबूर कर रही है, मोटिवेट कर रही है, वो फोर्स होता है ड्राइविंग फोर्स, वेक्टर ड्राइविंग फोर्स। ये बैरियर है, ये बैरियर है। अब आपको अब जो क्या है, आपको गोल तक पहुंचने के लिए बैरियर्स को पार करना पड़ेगा ना। अब बैरियर को पार करने के लिए कुछ चीजें आपको ऐसी होंगी कि नहीं छोड़ो, आज मत जाओ, आज स्कूल मत जाओ, आज ये काम करो ही मत। वो जी रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, वो बैरियर्स को आपको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए जो आपकी नीड है, एबिलिटी है, एबिलिटी के साथ में नीड एक ड्राइविंग फोर्स भी तो होनी चाहिए कि क्या चीजें आपको मोटिवेट कर रही है। उस चीज की यहाँ पे बात की गई है, उसी का नाम यहाँ पे मोटिवेशन रखा गया। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। नेक्स्ट है 12 13। वैसे पुश एंड पुल फैक्टर, पुश एंड पुल फैक्टर सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है हमें। जेम्स कोलमैन ने उसको दिया था। प्रतिपादक कौन है, जेम्स कोलमैन। इन्होंने दो चीजों की बात की, पुश और पुल। पुश फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर क्या है। पुश का मतलब है धक्का देना, धक्का देना, सेल्फ मोटिवेशन, मतलब कि आप खुद को धक्का दे रहे हो गोल तक पहुंचने के लिए। आपसे कोई और नहीं कह रहा कि आप पढ़ो, आपसे कोई और नहीं कह रहा है आप जल्दी उठो, आपसे कोई कोच नहीं कह रहा कि आगे काम करो, आप खुद को पुश कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन पुश करने का मतलब है, यहाँ पर बात हो रही है आंतरिक अभिप्रेरणा की। ठीक है, कुछ चीजें हमें खुद ही समझनी पड़ेंगी। पुश का मतलब है, सेल्फ मोटिवेशन मतलब आंतरिक, हम खुद से काम कर रहे हैं ना, तो वो तो हमारे अंदर से चीज आएगी, हमारे मन से आएगी, हमारी बुद्धि से आएगी, तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहा गया। नेक्स्ट उन्होंने बात कर दी पुल की। पुल मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन का क्या मतलब यहाँ पे हुआ है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की उन्होंने बात की है कि जैसे कोई आप काम कर रहे हैं तो कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। बच्चे के लिए टॉफी हो सकती है, और बड़े हैं तो एक युवा है उसके लिए बाइक हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, साइकिल हो सकती है, घूमने जाने के लिए हो सकता है। तो क्या चीज एक काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। अगर अंदर से जो चीज आती है, अभी प्रेरणा जो अंदर से आ रही, सेल्फ मोटिवेशन, उसको पुश फैक्टर में रखा गया। जो बाह्य कारण है, जो बाह्य कारक हैं, बाह्य कारक हैं या बाहरी अभिप्रेरणा जिसको कहा जाता है, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है।